एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी। हमारा आज सेकेंड चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम 41 क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के हम उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हम पूरा सीटेट के लिए कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में जो देखो पहले याद रखिएगा, तंजानिया कहाँ पे है? अफ्रीका के एक छोटे गांव में है। माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। माम्बा कोई लड़की है, कहाँ की है? तंजानिया की। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है, वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती, पानी लेके आती इतने दूर के बाद से। उसके बाद क्या करती है? अपनी मम्मी की हेल्प करती है काम में। अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके भाई जो है बकरी को पाले, उसकी भी मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टान भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी अनेक परिवार के साल भर के खाने के लिए इनके पास पर्याप्त चीजें नहीं है। पीटर जो है ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका पूरा परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। यानी मतलब ऊन का पूरी तरह से विकास करते हैं। मतलब जैसे उसको उखाड़ना हुआ, जैसे जानवर से सब कुछ करना हुआ, उनका मतलब पूरी तरह से एक तरह समझ लो कारखाना है इनके घर पे। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनकी भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। देखा आपने ना कैसे डिफरेंस है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों के एक दूसरे से भिन्न भिन्न होने का कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। याद रखिएगा। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग मतलब आवास योग्य नहीं है। मतलब कि सारे जो है ये आवास योग्य नहीं है। जो थोड़ा सा ये 30% है, सब रहने लायक नहीं है। मुख्य भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघनन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल है। उर्वर मैदानों में, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के संघनन बसे क्षेत्र हैं। अब भूमि उपयोग देखते हैं हम लोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? बच्चों के लिए है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि प्रतिरूप को महत्वपूर्ण मतलब ये निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। ये सब याद रखिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। निजी भूमि व्यक्तित्व के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधि, बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने वाले, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भी भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के लिए ये सब प्रमुख क्या है? खतरा है। ये याद रखिएगा। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्रकृति संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना है। अवश्य मतलब इसको रोकना है। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों को नियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ समान तरीके हैं। मृदा, देखो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटतम से जुड़ी हुई है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों
तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता। अपक्षय देखो, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे मतलब ये सारी जो चीज़ें, ये सब शब्द हैं, शब्दावली। जैसे आपसे पूछ लेगा क्या क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन क्या होता है, ये याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा देखो, मृदा जो है जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करती है। वनस्पति, प्राणीजात, सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। मृदा निर्माण के कारण देखो, सबसे पहले जो कारक है इसका है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप है, जलवायु और कारक है। देखो, सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में यह भिन्न भिन्न है। हर जगह मतलब देखो, अलग अलग जो जगह है वहाँ पे अलग अलग होता होगा, एक जैसा नहीं है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और छिड़ता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, ये याद रखिएगा। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। देखो, मतलब मृदा संरक्षण को हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आता है मल्च बनाना। मल्च क्या होता है, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाह से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता क्या होती है, रुकी रहती है। वेदिका फर्म क्या होता है, चौड़े, समतल, सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं। इस तरह से देखिए, कतार में वृक्ष लगाए गए ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाएं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध क्या होता है, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा को क्षति से रोकते हैं। बीज की फसल उगाने, वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित रखने के अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न कतारें जो है लगाई जाती हैं। जल देखो, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग जो है जल से ढका है। इसे जल ग्रह कहना मतलब उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यदि आज भी महासागर पृथ्वी की तरह 1/2 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवर जल देखो, अलवर जल जो है 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवर जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा, जो यह अलवर जल है, मतलब अलवर जल जो है हमारा पीने का। एक चीज़ ये भी याद रखिए, एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल को क्या करता है, व्यर्थ करता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्र द्वारा निरंतर गतिशील होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जल चक्र। मनुष्य की जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वो अन्य उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं।
विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है, ऐसे अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई। इस क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दे रहा है। मतलब देखो, इतना ज़्यादा इसका वो मतलब जो है हम चीज़ें करते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। पानी हम कहीं भी यूज़ करते हैं, गिरा देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का वो कर देते हैं, और प्रदूषण भी फैल रहा है, तो पीने लायक पानी बच नहीं रहा है। तभी तो बहुत जगह देखो सूखे का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अतिशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन और विसर्जन, जल निकाय, औद्योगिक बाह्य स्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नकर्णी होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बाह्य स्राव के उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रभाव को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों की सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला बैग में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका यानी उनकी टीचर ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों को दीप छात्रों कुर्सियों को देखते हुए बेत और बांस की बनी हुई हैं? भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, मतलब कि पाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पे पाया जाता है, भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी में ये प्रदेश में जो है बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से यह प्राप्त किया जाता है, शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन पर आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखलाएं के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। ये भी याद रखिएगा। पौधे के असंख्य उपयोग हम उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है, परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ये क्वेश्चन गिद्ध वाला बहुत बार पूछ चुका है। इसलिए प्राणी चाहे वे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति मुख्य रूप प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे वन हो गया, घास स्थल हो गया, गुल्म हो गया और टुंड्रा हो गया। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होता जाता है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी संघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार की क्षेत्र
वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम की तरह होती हैं। और शीत ध्रुव में प्रदेशों का टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होता है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकट में हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कार्य जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या क्या हो रहा है, तेजी से कमी आ रहा है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्र करना और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियों में झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन में बना रहता है। देखिए यही सब है पर्यावरण का। अभी देख रहे हैं ना गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिए। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए या तो विलुप्त होने के कगार पे हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम में उसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों में निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने, उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरडेजर्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षी प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमने देखा था अफ्रीका में। अगला है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुल भूभाग के 30% क्षेत्र पर निवास करती है? तो कितना? 90%। 30% भूभाग है, उसी पे पूरी 90% जो है जनसंख्या निवास करती है। अगला है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में। अगला है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन उपलब्धता सीमित हो रही है। किसकी उपलब्धता? भूमि की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण किसका खतरा बढ़ता जा रहा है? तो किसका खतरा बढ़ता जा रहा है? तो ये बढ़ता जा रहा है भूस्खलन, निम्नीकरण और मृदा अपरदन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण किसका बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है? तो किसका हो रहा है? वन भूमि तथा कृषि योग्य दोनों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक कौन से हैं? देखो, भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक जो है वनारोपण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों को विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, मृदा परिच्छेदिका को कितने स्तरों में विभक्त किया जाता है? तो कितने में किया जाता है? 4 में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा? मृदा का गठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन? तो वेदिका कृषि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, किस विधि में आर्द्रता को संरक्षित करने के लिए पौधों के बीच अनावरित भूमि को जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है? तो मचलिंग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, पृथ्वी पर अलवण जल की कितना % पाया जाता है? अलवण जो जल है वो 2.7%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ।
अगला है अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना किन क्षेत्रों को करना पड़ रहा है। तो किसको करना पड़ रहा है, देखो दक्षिण एवं पश्चिम एशिया को, मतलब साउथ अमेरिका को करना पड़ रहा है, और उसके बाद से उत्तर पश्चिमी मैक्सिको को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है जल के प्रमुख संदूषक कौन से हैं। तो कृषि रसायनों का विसर्जन, वहित मल, जल निकायों में औद्योगिक बही स्त्राव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है वाष्पीकरण के अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई कौन सी विधि उपयोग है। तो टपकन विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है चिड़िया अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर और किस रूप से कार्य करती है। तो चिड़िया अपने कीटों पर निर्भर होती रहती है और अपघटक के रूप में कार्य करती है। अगला है वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है। तो तापमान और आर्द्रता पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा क्वेश्चन देखना है, इसमें बताना है कौन सा सही है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, ये सही बात है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी असंगनता जो है क्या होता है, ये बढ़ता है, नहीं घटता है, हमने देखा था। तो दूसरा वाला हमारा गलत है, पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। जिस ऑप्शन में दूसरा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो हमारा ये तो कट गया, तो हमें ये मिल गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 20 नंबर, मांस और लाइकेन किस वनस्पति क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है भारत के किन पशु पक्षियों का शिकार करना अवैध है। तो किसका किसका है, शेर का, मोर का, चीता का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब कि कौन सा ऐसा है जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। तो वो है खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा इनमें कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन हमारा भूमि है। अगला इनमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हवाई जहाज। बाकी मिट्टी, सूर्य जल तो है। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो संभाव्य का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो ये आवश्यक है तकनीक, ज्ञान, आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो कितने परसेंट, 29%, यानी 30%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में संगणन जनसंख्या कहाँ मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है, मैदानों में। भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़ों को कौन रखता है। तो इसको कौन रखता है, तो यह रखता है भू राजस्व विभाग। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके काम के नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये समोच्च रेखी खेती करना किसका उपाय है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए। मृदा को कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मृदा के कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक से क्वेश्चन कई बार हो रहा है, विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची, याद रखिएगा। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन सारे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।